हेलो दोस्तों, ये कहानी का तीसरा भाग है। अगर आप इस कहानी के पहले के दो भाग को नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि गीता की बुआ पार्वती गीता के लिए रिश्ता लेकर आती हैं, जिसे गीता के पिता स्वीकार कर लेते हैं। अब आगे पार्वती ने तस्वीर अपनी भाभी की ओर बढ़ाई। लड़के के परिवार और उसकी नौकरी के साथ उसकी संपन्नता के बारे में सुनते ही गीता की माँ भी राजी हो गई। पार्वती जी, अब लड़का तो हर तरफ से अच्छा लग रहा है, अच्छी नौकरी है, चाल चलन का अच्छा है, अपनी गीता को बहुत खुश रखेगा। अब चेहरे के रंग का क्या है, राम जी भी तो सांवले थे और सीता मैया दूध जैसी उजली, लेकिन उनसे भी सुंदर जोड़ी है कोई भला। अब राधा किशन की ही जोड़ी देख लो, नजर नहीं हटती है कृष्ण भगवान के सांवले सलोने रूप से। मैं तो बहुत खुश हूँ जीजी, अब जरा बिटिया को भी लड़के की फोटो दिखा दो। कहते हुए उसने तस्वीर पार्वती की ओर बढ़ा दी। लो बिटिया, अब तुम भी अपने होने वाले दूल्हे की तस्वीर देख लो, राज करोगी राज। कहते हुए बुआ ने वे तस्वीर गीता के हाथों में थमा दी। गीता जो अभी अभी सहेलियों के साथ घूम फिर कर घर आई थी, पार्वती ने वे तस्वीर उसके हाथों में थमा दी। गीता ने लजाते हुए वे तस्वीर बुआ के हाथों से ले ली और जैसे ही उसने तस्वीर पर नजर डाली तो उसे एक झटका सा लगा। हे भगवान, ये लड़का तो काला है, मैं तो बिल्कुल इसे शादी नहीं करूंगी। मेरी सखियां देखेंगी तो क्या कहेंगी, सभी मेरा मजाक उड़ाएंगी। यही सोचते हुए कब उसके हाथ से तस्वीर छूटकर गिर गई उसे पता भी नहीं चला। उसका उतरा हुआ चेहरा बता रहा था कि उसे लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसकी माँ गीता के मन की बात समझ गई। उसने अपनी बेटी को समझाया, अरे बिटिया, लड़कों का गुण देखा जाता है, उनका कुल खानदान और चरित्र देखा जाता है, सूरत नहीं देखी जाती। मान लो अगर लड़का हीरो जैसा दिखे लेकिन वे कमाता धमाता ना हो, चाल चलन का अच्छा नहीं हो, तो ऐसे लड़के से शादी करके तो लड़की की जिंदगी तबाह हो जाएगी ना। लेकिन माँ, गीता ने विरोध किया। अब कोई लेकिन वे की नहीं। अरे, जिन मंदिरों में जाती हो पूजा करने के लिए, वहाँ क्या देखती नहीं हो राधा कृष्ण की, राम सीता की जोड़ियाँ। क्या सीता जी और राधा जी ने सांवले रंग को देखकर मना कर दिया था? और उनसे भी सुंदर और पवित्र जोड़ी है क्या कोई? गीता की माँ ने गीता को समझाते हुए कहा। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई कि शहर का एक पढ़ा लिखा इंजीनियर लड़का गांव की एक साधारण लड़की से शादी कर रहा है, और वे भी बिना दहेज के। सारे गांव वाले गीता की किस्मत पर रस कर रहे थे, साथ ही आशीर्वाद भी दे रहे थे कि हर लड़कियों का ऐसा ही नसीब हो। और फिर कुछ दिनों के बाद गीता की शादी नितेश के साथ हो गई, और इस तरह गीता शादी के बाद गांव छोड़कर अपने पति नितेश के साथ बोकारो आ गई। ससुराल में सास और पति के सिवा कोई तीसरा नहीं था। जो रिश्तेदार आए थे शादी ब्याह खत्म होते ही चले गए। घर के काम काज में गीता तो सुघड़ थी ही। बीमार सास की सेवा करके उसने अपने पति और सास दोनों का दिल जीत लिया। घर में सारी सुख सुविधाएं थी। ऐसा जीवन तो उसने सोचा भी नहीं था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके मन में नितेश के रंग को लेकर कील ठुकी हुई थी। जब वे सज धज कर नितेश के साथ बाहर जाती तो सारे लोग उसे देखते ही रह जाते। नितेश भी अपनी किस्मत पर नाज करता था। नितेश को अपने काम से ज्यादा छुट्टी तो नहीं मिल पाती थी, लेकिन जैसे ही उसे छुट्टी मिलती गीता को कहीं बाहर घुमाने जरूर लेकर जाता। ऐसे ही कुछ दिन बीते। नितेश की माँ तो बीमार थी ही। एक दिन अचानक हार्ट अटैक हो जाने की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चली गई। काम क्रिया में जब तक लोगों की भीड़ थी तब तक तो गीता को अकेलापन नहीं महसूस हुआ, लेकिन जब सारे रिश्तेदार वापस लौट गए और नितेश अपने काम पर चला गया तो खाली घर मानो उसे काट खाने को दौड़ता था। आज 10 बज गए थे, लेकिन न जाने क्यों दूध वाले भैया दूध लेकर नहीं आए थे। वैसे तो सुबह 7 बजे ही दूध लेकर आ जाया करते थे, लेकिन पता नहीं आज क्यों नहीं आए। नितेश बगैर चाय पिए ही आज ऑफिस चला गया। गीता घर में खाली बैठी थी तो उसने सोचा, जाती हूँ गली के नुक्कड़ पर दूध की दुकान से दूध का पैकेट खरीद लाती हूँ। ऐसा सोचकर वे उठी ही थी कि दरवाजे की बेल बज उठी।
दरवाजा खोला तो देखा सामने एक बेहद स्मार्ट और हैंडसम सा लड़का दूध का डब्बा लिए खड़ा था। तुम कौन हो? गीता ने पूछा। जी मैं हरदयाल जी का बेटा हूँ, वहीं जो आपको दूध पहुँचाते हैं। उनकी तबीयत खराब है, इसलिए उनकी जगह मैं दूध लेकर आया हूँ। उन्हें हॉस्पिटल ले जाने और लाने की वजह से मुझे दूध पहुँचाने में देर हो गई, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। उस लड़के ने मुस्कुराती हुई गीता से कहा और दूध का डब्बा उसके हाथों में थमा दिया। उसके जाने के बाद घंटों तक वे उस लड़के के बारे में सोचती रही। कितना हैंडसम और हंसमुख लड़का था, पढ़ा लिखा भी लग रहा था, लेकिन फिर भी उसे घर घर दूध पहुंचाने में बुरा महसूस नहीं हुआ। शायद समझदार भी है। फिर अपने सर को झटका और सोचने लगी, मैं इतना क्यों सोच रही हूँ उसके बारे में। और फिर वे अपने काम में लग गई। और फिर जब तक हरदयाल की तबीयत ठीक नहीं हुई, तब तक उसका बेटा ही घर घर दूध पहुंचाने जाता रहा। धीरे धीरे उन दोनों में काफी बातें होने लगी थी। शायद हम उम्र भी थे, यही कारण था कि दोनों में अच्छी पड़ती थी। गीता को उस लड़के से इस तरह खुलकर बात करते देखकर नितेश को अच्छा नहीं लगता। उसने कई बार गीता को टोका, अनजान लड़का है, क्यों उसे फालतू का मुंह लगाती हो? अनजान कहाँ है, ये अपने हरदयाल जी का तो बेटा है, सालों से आपको दूध पहुंचाते रहे हैं। गीता ने नितेश से कहा। अच्छा ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? और देखो, जब हरदयाल जी ठीक हो जाएं, तो उन्हें ही भेज दिया करना। तुम पढ़ाई लिखाई करो, क्यों अभी से इस काम में जुट गए हो? नितेश ने उस लड़के से कहा। नितेश ने जिस तरह से रूखा व्यवहार किया था रमेश के साथ, ये गीता को कुछ अच्छा नहीं लगा। उसने अपने मन में सोचा कि शायद रमेश को भी बुरा लगा हो, इसलिए उसने रमेश को पीछे से आवाज देकर कहा, सुनो रमेश, तुम साहब की बातों का बुरा मत मानना, और हाँ, तुम कल भी इसी समय पर आना। तुम आते हो तो तुमसे बातें करके मेरा भी समय कट जाता है। रमेश को तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और बोला, जी मेम साहब, आप जैसा कहें। लेकिन फिर तुरंत वे खामोश हो गया और उसने गीता से कहा, लेकिन मेम साहब, अगर साहब को पता चला तो वे नाराज होंगे। अरे कोई नाराज वराज नहीं होंगे, वे तो तेरी पढ़ाई के लिए बोल रहे थे कि अगर तू इसी तरह काम में अपना वक्त जाया करोगे तो पढ़ोगे कब। और हाँ देखो, तुम मुझे मेम साहब मत बुलाओ। अरे मेरा नाम गीता है, मुझे मेरे नाम से बुला लोगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। गीता ने मुस्कुराते हुए रमेश से कहा, जी ठीक है मेम साहब। नहीं गीता, अब ठीक है? रमेश ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। उसे इस तरह घबराता देखकर गीता जोरों से खिलखिलाकर हंस पड़ी और रमेश उसके फूल जैसे खिले चेहरे को दमकता देखकर देखता ही रह गया। अब तो रोज का काम हो गया था। रमेश दूध लेकर आता और फिर काफी देर तक दोनों बातें करते। गीता का अकेलापन भी अब दूर हो रहा था। रमेश के रूप में उसे एक अच्छा दोस्त जो मिल गया था। उस दिन शाम को जब नितेश ऑफिस से आया तो वे बहुत उदास था। क्या हुआ, आज आप इतने चुप क्यों हैं? ऑफिस में कोई बात हुई है क्या? चाय का प्याला नितेश को देते हुए गीता ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे कंपनी की ओर से 6 महीने के लिए अमेरिका भेजा जा रहा है। नितेश ने चाय का प्याला लेते हुए गीता से कहा। अरे तो इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? आपको तो खुश होना चाहिए कि अब हम अमेरिका भी जाएंगे, वहाँ भी घूम लेंगे। गीता ने खुश होते हुए कहा। यही तो परेशानी है गीता, कंपनी मुझे अकेले ही भेज रही है और अपने प्लांट की बेहतरी के लिए मेरा ट्रेनिंग के लिए जाना बहुत जरूरी है, और फिर मेरी नौकरी का भी तो सवाल है। नितेश ने एक ठंडी सांस लेते हुए गीता से कहा। हाय राम, इतने दिनों तक मैं अकेले कैसे रहूंगी? नहीं, मैं तो आपके साथ जाऊंगी, यहाँ अकेली नहीं रहूंगी। गीता ने घबराकर कहा। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। ऐसा करो कि यदि तुम चाहो तो अपने मैके चली जाओ, तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। नितेश ने कहा। नहीं, इतने दिनों तक मैं घर बार बंद करके वहाँ क्या करूँगी? ऐसा करती हूँ कि वहाँ से माँ को या फिर बुआ को ही बुला लेती हूँ। गीता ने कहा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे परसों ही निकलना पड़ेगा, नितेश ने कहा और जाने की तैयारी करने लगा। और फिर नितेश अमेरिका के लिए रवाना हो गया। इधर गीता ने अपनी माँ को सारी बातें बताकर बोकारो आने को कहा।
लेकिन माँ ने कहा कि अगर मैं आ जाऊंगी तो फिर ये खेती बाड़ी और घर का काम कौन देखेगा, इसलिए मैं तुम्हारी छोटी बहन को ही भेज देती हूँ। और फिर 2-4 दिनों के बाद गीता के पिता ने गीता की छोटी बहन को उसके पास छोड़ा और वापस वे गांव के लिए रवाना हो गए। गीता की बहन बहुत छोटी थी। थोड़े दिनों तक तो नितेश के बगैर गीता का भी मन नहीं लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे रमेश की संगत में उसका मन लगने लगा। अब वे रमेश के साथ घर के बाहर भी घूमने को चली जाती थी। वैसे तो गीता ने नितेश को अपना लिया था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके मन में एक कसक थी। वे जब भी रमेश को देखती तो उसकी नितेश के साथ तुलना करती। इधर गीता का अकेलापन और रमेश का प्यार भरा साथ, दोनों एक साथ मिलकर एक नया ही रिश्ता कायम कर बैठे। अब चूंकि नितेश सामने नहीं था, इसलिए गीता को कोई भी डर नहीं था। वे रमेश को दिलो जान से चाहने लगी थी और उन दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था। गीता के लिए जो प्यार था वे धर्म और समाज की दृष्टि से पाप था। इस अवैध संबंधों की फिसलन में गीता ऐसी फिसली कि फिर वे कभी रुक ही नहीं पाई। रमेश गीता के साथ प्यार की कस्में खाता रहा और गीता उसके प्यार में खोई रही। समय अपनी निर्बाध गति से आगे बढ़ता रहा। 6 महीने कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। और फिर अपनी ट्रेनिंग पूरी होने पर नितेश वापस अपने घर आ गया। लेकिन इस बार नितेश को सब कुछ बदला बदला सा लगा। इधर गीता और रमेश को भी मिलने में परेशानी होने लगी थी। हर समय पकड़े जाने का डर बना रहता था। इधर गीता माँ बनने वाली थी। ये खबर सुनते ही नितेश खुशी से पागल हो गया। घर में खुशियों का माहौल था। अपनी जान से भी ज्यादा गीता का ख्याल रखना मानो नितेश का धर्म हो गया। यथा समय गीता ने एक बड़ी ही प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया। गीता की माँ गीता की जचकी संभालने को आ गई थी। गीता की माँ ने 2-4 महीने तक घर और बच्चों की बहुत अच्छी तरह देखभाल की। फिर वे अपने गांव चली गईं। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। माँ के जाते ही गीता और रमेश की प्रेम लीला फिर से शुरू हो गई। अपनी बच्ची के प्यार में खोया नितेश किसी भी समय घर पहुंच जाता था। और उस दिन भी जब गीता और रमेश अपने प्यार में खोए हुए थे, नितेश समय से पहले घर पहुंच गया। दरवाजा हाथ लगाते ही खुल गया। शायद अंदर से सिटकिनी नहीं लगी थी। नितेश ने जब कमरे का दृश्य देखा तो सनसा रह गया। गीता और रमेश दोनों बेडरूम में आपत्तिजनक अवस्था में थे। बाहर गार्डन में गीता की छोटी बहन बच्चे को गोद में लिए हुए टहल रही थी। अब कुछ भी कहने सुनने को बाकी नहीं रह गया था। दुख से नितेश का कलेजा फटा जा रहा था। वे सोच रहा था, जिस पत्नी को उसने दिलो जान से प्यार किया, सारी खुशियां दी, उसने उसके साथ विश्वासघात किया। आखिर क्या कमी रह गई थी उसके प्यार में।